हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हमारे पास डायरेक्शंस डिफाइंड नहीं होती कि कितने लोग इनसाइड फेस करके बैठे हैं, कितने लोग आउटसाइड द सेंटर फेस करके बैठे हैं। साथ ही साथ हम करेंगे डबल डोनट चार्ट बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हमारे पास परसेंटेज बेस्ड चार्ट होगा, ये उससे हमें जो है वैल्यूज आगे एक्सट्रैक्ट करके हमारे आंसर्स निकालने होंगे। तो दोनों ही क्वेश्चंस पीओ लेवल के हैं, प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सेट नंबर 22 है, बाकी के सेट्स आए होगा आपने 21 सेट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर वो आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अपडेशन मिलती रहती है क्लासेस की। अगर लेट होती है क्लासेस तो भी आपको पता चल जाता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्लास आने वाली होती है तो भी मैं उसके प्रायर आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आज के सेशन पे हमारी जो है वीडियो जो आने वाली है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। तो अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस को। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो प्लीज मत बोला करो कि मैम आप हिंदी में क्वेश्चंस नहीं देते। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर 2 से ढाई मिनट भी लगते हैं तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसने क्वेश्चन में बोला क्या है। इसने बोला है कि हमारे पास 8 पर्सन है, आर्या, आस्था, आशिमा नाम दे रखे हैं। सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में बैठेंगे। कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं और कुछ लोग सेंटर के बाहर फेस करके बैठे हैं। नोट में इसने बोला है कि पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन अगर फेस कर रहे हैं तो मतलब अगर एक जना सेंटर में फेस करेगा तो दूसरा भी सेंटर में फेस करेगा। लेकिन अगर ऐसा बोला है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, उसका मतलब होगा अगर एक सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो दूसरा बाहर की तरफ फेस करेगा, मतलब दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। दो बनाऊंगी मैं यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट, बिकॉज हमारे पास पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा बनेगी तो हम उसमें लिख देंगे। और एग्जाम में भी मैं यही अप्रोच फॉलो करती थी कि अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो मैं हमेशा उसमें 2 सर्कल्स बनाती थी, ताकि मैं फटाफट से साथ वाले सर्कल पे स्विच कर जाऊं। तो जैसे कि आप बोलते हो ना, जब मैंने रीजनिंग का रियल टाइम पेपर सॉल्व किया था तो मैम आप बिना लिखे कैसे सॉल्व कर लेते हो सब कुछ, बिना कंडीशंस लिखे। तो आज उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे दिखेगा कि हम लोग बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आर्या सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आशा, पहले सेंटेंस से ही पकड़ लो, क्योंकि प्रीलिम्स की जो पजल होती है वो पहले सेंटेंस से ही मोस्टली केसेस में शुरू हो जाती है। आर्या सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आशा। अब आपको क्या करना है, आशा की आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आप दोनों में ले लो कि एक बार वो सेंटर की तरफ देख रही है और एक बार सेंटर के बाहर देख रही है। आशा यहाँ पे आ जाएगी। उसने बोला आर्या थर्ड टू द लेफ्ट है, इसका थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ पे हुआ, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, आर्या। और इसका थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 का आर्या कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दूं, अगर सर्कल के अंदर कोई बैठा है तो उसका राइट साइड जो है वो उसका राइट ही बनेगा। जैसे अभी आप अपनी पोजीशन पे बैठे हो और आपका लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड ही बनेगा, लेफ्ट साइड ही बनेगा। लेकिन अगर कोई सेंटर के बाहर फेस कर रहा है ना तो उसकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती है, मतलब उसका लेफ्ट इधर बनता है और उसका राइट इधर बनता है। ओके, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर्या एंड आस्था। यहाँ पे देखो आर्या और आस्था के बीच में 2 लोग हैं। अगर मैं इधर से देखूं, लेफ्ट राइट नहीं बोला तो पहले दोनों से चेक करके देखना पड़ेगा। इधर से मैं देखूं तो यहाँ पे आशा आ रही है, 2 पर्सन नहीं आ सकते। इधर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, आस्था आ जाएगी। और अगर मैं इधर से देखूं तो 1 2 आस्था यहाँ पे आ जाएगी। इस सर्कल को मैं थोड़ा सा नीचे बना लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा कंजस्टेड हो रहा है हमारे पास स्पेस थोड़ा, तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। ओके, नीचे बना लेते हैं बिकॉज कंडीशंस हमने नोट करनी नहीं है। 3 4 6 7 8, और हमने क्या लिया था, आशा को हमने बाहर लिया था और हमने आर्या को यहाँ पे लिया था। अब आर्या से 2 छोड़ के आस्था, तो यहाँ से 2 छोड़ के तो आस्था नहीं आ सकती, तो यहाँ से 2 छोड़ के आस्था कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आस्था आ गई। आगे देखते हैं, आस्था सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनन्या, अनन्या के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठी है, मतलब अनन्या उसके एक इंसान छोड़कर बैठी होगी, सेकंड टू द लेफ्ट तभी होगी। देखो अब यहाँ से अगर आस्था सेकंड टू द लेफ्ट है
तो मतलब अनन्या को 1% छोड़ के आना पड़ेगा। अगर इधर से 1% छोड़ो तो यहाँ पे अनन्या नहीं आ सकती, तो डेफिनेटली अनन्या कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। और अगर उसने सेकंड टू द लेफ्ट बोला तो आपको डायरेक्शन अब यहाँ से देखनी पड़ेगी। अगर वो सेंटर की तरफ फेस कर रही है तो उसका सेकंड टू द लेफ्ट यहीं बनेगा, लेकिन अगर वो बाहर की तरफ फेस कर रही है तो ये तो उसकी राइट साइड बन जाएगी ना। एक बार खुद को इस तरीके से बिठा के देखो कि आपका फेस ऊपर की तरफ है या फिर सामने की तरफ है, तो आपका राइट साइड तो ये बनेगा ना। तो अगर आउटसाइड द सेंटर फेस करिए मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका राइट बन जाएगा, लेकिन अब उसने बोला है कि लेफ्ट बनना चाहिए, तो आपको इसकी फेस क्या करानी पड़ेगी, इनसाइड द सेंटर। इनसाइड द सेंटर अगर वो फेस कर रही है तो उसका लेफ्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पे बनेगा। समझ में आ गया। इधर से देख लेते हैं, उसने बोला है सेकंड टू द लेफ्ट, एक इंसान छोड़ के अनन्या यहाँ नहीं आ सकती, मतलब एक इंसान छोड़ के अनन्या यहाँ पे आएगी। सेकंड टू द लेफ्ट कैसे बनेगा, मान लो मैं इसको फिर से टुवर्ड्स द सेंटर करती हूँ तो ये तो इसका राइट बन जाएगा, यहाँ पे तो इसका राइट बनेगा। अगर ये आउटसाइड द सेंटर फेस कर रही है तो ये साइड उसकी लेफ्ट साइड बन जाएगी ना। ये देखो सामने की तरफ बैठ के देखो, इसका लेफ्ट हैंड और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो सेम तरफ से जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, तो सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। आशिमा सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनु, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं देख सकते इसलिए आगे बढ़ते हैं। अनु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनन्या, ठीक है। अनु जो है वो अनन्या के पास मतलब यहाँ पे नहीं आ सकती, और अनु कहाँ नहीं आ सकती, इधर नहीं आ सकती, मतलब बाकी जगह पे आ जाएगी। अभी भी कुछ नहीं पता तो और आगे बढ़ते हैं। अरुणिमा सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आकृति, अरुणिमा जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आकृति बैठती है। अब यहाँ से एक चीज देखो, आपको किस किस की अरेंजमेंट करनी है, अरुणिमा की, आकृति की, और किसकी करनी है, अनु की और आशिमा की। इन चार लोगों की आपने अरेंजमेंट करनी है। अब आपको ये चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि मुझे ये सेंटेंसेस दिमाग में बैठ गए हैं, अदरवाइज आपको कंडीशंस नोट करनी पड़ जाएंगी। जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसी आप कंडीशंस नोट करना भूल जाओगे। यहाँ से देखो अरुणिमा और आकृति जो है, अरुणिमा सेकंड टू द लेफ्ट है आकृति के, मतलब डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक पर्सन होगा तभी सेकंड टू द लेफ्ट बनेगा। एक पर्सन वाली कंडीशन में देखो आपके पास, इसको हाइलाइटर लेके देखते हैं अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। आपके पास ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस खाली है जहाँ पे अरुणिमा और आकृति आ सकते हैं, और आपके पास ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस खाली है जहाँ पे अरुणिमा और आकृति आ सकते हैं, राइट। इधर से देखो तो ये वाली स्पेस खाली है और ये वाली स्पेस खाली है जहाँ पे अरुणिमा और आकृति के केसेस बन सकते हैं। डन, इतनी बात समझ में आ गई। अब साथ ही साथ देखो यहाँ पे उसने बोला था कि जो अनु है वो कहाँ नहीं आ सकती, अनु जो है वो कहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे लिखा गया था ना, अनन्या के साथ नहीं आ सकती। तो अनु अगर यहाँ पे नहीं आएगी तो मतलब अनु इधर इधर और इधर आ सकती है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, राइट। और उसने बोला है कि अनु जो है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में आशिमा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अनु को यहाँ पे बिठा दूं, अनु को मैं यहाँ पे बिठा दूं और उसके कहाँ जाना है, थर्ड टू द लेफ्ट जाना है। मान लो ये टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रही है, एक बार के लिए मान लो टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रही है, तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, आशिमा आ जाएगी। दूसरा केस देखो, अगर ये आउटसाइड द सेंटर फेस कर रही है तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ पे हुआ, 1 2 3, मतलब यहाँ नहीं आ सकती। इस केस में अगर मैं बोलूँ कि मैं अनु को यहाँ पे बिठाती हूँ तो आशिमा कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी आशिमा। ये केस बन रहा है। दूसरा केस देखो आप, अनु यहाँ तो नहीं आ सकती ना, तो अनु को हम यहाँ नहीं बिठा सकते। अगर मैं बोलूं कि और कौन सा केस बन सकता है, ये वाला बन सकता है। अगर मैं अनु और आशिमा को यहाँ पे बिठा दूं, ठीक है, तो क्या आपके पास आकृति और अरुणिमा के लिए सेकंड टू द लेफ्ट वाली जगह बचेगी, इन दोनों में कोई सेकंड टू द लेफ्ट वाला रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा ना। मतलब डेफिनेटली जो हमने पहले कंडीशन ली थी अनु की और किसकी, आशिमा की, वो हमारी सही बनेगी। आपको ये दिमाग में लेके देखना है, आपको ये माइंड में करके देखना है, तभी आप कंडीशंस जो है वो नोट नहीं करोगे। अब जैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर बैठ जाएगी ना तो कंडीशंस नहीं होगी नोट। फिर दोबारा से बता देती हूँ आपको, ये देखो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं अनु को यहाँ पे लूं तो आशिमा यहाँ पे आ जाएगी, राइट। और उसने बोला थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट कैसे बनेगा, अगर ये सेंटर की तरफ फेस करेगी तो इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग आकृति और अरुणिमा को सेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर मैं अनु को यहाँ रखती तो हमारी आशिमा यहाँ पे आती, फिर आकृति और अरुणिमा के लिए ये जगह बचती और सेकंड टू द लेफ्ट वाला केस हमारा यहाँ पे वैलिड नहीं रहता। दूसरे केस में आ जाओ। हमारे पास यहाँ पे देखो ये 3 स्पेसेस खाली हैं जहाँ पे हम लोग किस किस को रख सकते हैं, आकृति और किसको, अरुणिमा को। फॉर एग्जाम्पल आकृति और अरुणिमा को हमने यहाँ पे रखा, तो अनु और किसके लिए स्पेस बची, आशिमा के लिए ये स्पेस बची, जबकि यहाँ पे ये दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं आकृति और अरुणिमा को यहाँ पे रख दूं तो क्या हमारे अनु और आशिमा यहाँ पे आ सकती है इन दो डायरेक्शंस पे? डेफिनेटली आ सकती है, मतलब इन दोनों का केस यहीं से बनेगा। तो उसने बोला है थर्ड टू द लेफ्ट, और जो अनु है वो अनन्या के साथ नहीं आएगी। अगर अनु अनन्या के साथ नहीं आएगी मतलब अनु यहाँ पे आएगी और आशिमा कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। और उसने क्या बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट। तो अगर अनु से मुझे थर्ड टू द लेफ्ट जाना है तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में फेस करना पड़ेगा, आउटसाइड द सेंटर, राइट। आगे देखते हैं। अरुणिमा जो है, उसने बोला अरुणिमा जो है सेम डायरेक्शन फेस करती है अनन्या के जैसे, तो डेफिनेटली अरुणिमा जो है वो आउटसाइड द सेंटर फेस करेगी, आउटसाइड द सेंटर फेस करेगी। ठीक है। आकृति जो है किसकी इमीडिएट नेबर नहीं है, अनु की इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब आकृति जो है यहाँ नहीं आ सकती। देन डेफिनेटली अरुणिमा यहाँ आएगी और आकृति कहाँ आएगी, यहाँ पे। और इधर से देखूं अनु के साथ नहीं आ सकती, तो डेफिनेटली अरुणिमा यहाँ पे आएगी और आकृति कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। और उसने बोला था अरुणिमा आउटसाइड द सेंटर फेस करिए, तो अरुणिमा के पास आउटसाइड द सेंटर वाली आप एरो लगा दो। आशिमा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करती है आकृति का, मतलब दोनों, अगर एक इनसाइड है तो दूसरी आउटसाइड होगी। आशिमा कहाँ पे है, आशिमा ये रही, और हमारे पास आकृति कहाँ है, आकृति ये रही। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शंस अभी हमारे पास सर्टेन नहीं है ना, तो इसको एक बार छोड़ो, आगे देख लेते हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ आकृति फेस सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। इधर से देखूं तो ये अगर सेंटर की तरफ फेस करिए तो इसको भी सेंटर में फेस करना पड़ेगा। इधर से देखूं अगर ये आउटसाइड फेस करिए तो इसको भी आउटसाइड फेस करना पड़ेगा। आर्या एंड आस्था फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। आर्या और आस्था की ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक सेंटर तो दूसरा आउटसाइड द सेंटर। आस्था आउटसाइड है तो आर्या कहाँ हो जाएगी, इनसाइड। यहाँ से देखो, यहाँ से आस्था हमारी कहाँ पे है, इनसाइड, तो आर्या हमारी कहाँ हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी। आस्था डज नॉट फेस ऑपोजिट द सेंटर, मतलब आस्था कहाँ देख रही है, इनसाइड द सेंटर देख रही है, तो ये केस तो कैंसिल हो गया बिकॉज आस्था यहाँ पे आउटसाइड देख रही है। इधर से देखे तो आस्था यहाँ पे क्या देख रही है, इनसाइड देख रही है, मतलब ये केस हमारा वैलिड होगा। अब अरुणिमा और किसकी, आकृति की हमारे पास डायरेक्शन बची है और आशिमा की डायरेक्शन बची है, राइट। तो यहाँ से देखो तो उसने बोला था अरुणिमा जो है आकृति के सेकेंड टू द लेफ्ट है। अगर सेकेंड टू द लेफ्ट बनाना है देन डेफिनेटली आकृति की कहाँ पे होगी, इनसाइड द सेंटर होगी। और यहाँ पे हमें बोला गया था कि आशिमा फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आकृति। आकृति की ऑपोजिट मतलब अगर वो इनसाइड है तो ये क्या होगी, आउटसाइड होगी। तो यहाँ से हमारी ये जो पूरी की पूरी अरेंजमेंट थी यहाँ से बन चुकी है, और मैंने आपको बता दिया कि मैं बिना कंडीशंस नोट किए कैसे अपनी अरेंजमेंट को बनाती थी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगता है, फिर आप फटाफट से कर लेते हो। और डेफिनेटली अगर मैंने आपको इसका स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया मेरा वे। इसके बाद एक बार आप अभी खुद से ट्राई करो कि आप बिना कंडीशंस नोट किए कितने टाइम में कर पाते हो, राइट। आप बिना कंडीशंस नोट किए कितने टाइम में कर पाते हो वो आप देखो। तो यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन गया। एक चीज मुझे चेक करनी है दोबारा से, मुझे कहीं पर डाउट लग रहा है। हाँ, अरुणिमा फेसेस सेम डायरेक्शन एज ऑफ अनन्या। अनन्या इनसाइड थी ना, तो अरुणिमा इनसाइड देखेगी, सॉरी फॉर दिस। अरुणिमा कहाँ देखेगी, इनसाइड, बिकॉज अनन्या इनसाइड देख रही थी। ओके, इज दैट क्लियर? ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस पे। इसने बोला है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर्या। आर्या के जो थर्ड टू द राइट बैठा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है? आर्या हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका थर्ड टू द राइट बोला है ना, ठीक है। इसकी राइट साइड यहाँ पे बनेगी 1 2 एंड 3। थर्ड टू द राइट कौन है, आस्था।
अब आस्था से क्या देखना है हमें, सेकंड टू द लेफ्ट, आस्था इनसाइड देख रही है, लेफ्ट कहाँ पे होगा यहाँ पे, सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठी है, आशा बैठी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ अनन्या, अनन्या का इमीडिएट नेबर कौन कौन है, आर्या भी है और आशिमा भी है। तो यहाँ पे आपके आर्या ए ऑप्शन में है, आशिमा बी ऑप्शन में है और आपको डी ऑप्शन में दोनों मिल रहे हैं, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अरुणिमा, अरुणिमा के थर्ड टू द लेफ्ट, अरुणिमा हमारी सेंटर फेस कर रही है, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब आपको इधर जाना पड़ेगा। 1 2 एंड 3 कौन बैठी है, अनन्या बैठी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं, ऑड वन आउट फाइंड करना है, आशा अनु अनन्या, देख लेते हैं, आशा इनसाइड, अनु इनसाइड, अनन्या इनसाइड, आस्था आर्या, आस्था इनसाइड, आर्या आउटसाइड, आर्या आउटसाइड द सेंटर फेस करिए मतलब आर्या यहाँ पे क्या हो गई, ऑड वन आउट हो गई। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग आस्था, आस्था के सामने कौन बैठा है, आस्था के सामने कौन बैठा है, अनु बैठी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने डीआई पे। ये डीआई में उसने क्या बोला है कि हमें डोनट चार्ट 1 और 2 दिया गया है, जिसमें हमें परसेंटेज बताया है जो डिफरेंट मेल और फीमेल जो है फूड्स प्रेफर करते हैं। मेल फूड्स प्रेफर करते हैं पिज्जा पास्ता सैंडविच, ये इस तरीके से दे रखा है परसेंटेज, और फीमेल जो है सेम पिज्जा पास्ता सैंडविच, आपको यहाँ पे इसके कलर्स के थ्रू परसेंटेजेस दी गई हैं। तो हम इसके फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमें आगे देखने हैं। पहले क्वेश्चन में देखो उसने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो सैंडविच प्रेफर करती हैं वो 50,000 है, ओके, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल हु प्रेफर्ड सैंडविच टू दैट ऑफ मेल हु प्रेफर्ड सैंडविच, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, टू दैट ऑफ, एक मिनट, सैंडविच, हाँ, द रेशियो ऑफ फीमेल हु प्रेफर्ड सैंडविच टू दैट ऑफ द मेल, यहाँ पे एडिट करना, टू दैट ऑफ सैंडविच आएगा, हु प्रेफर्ड सैंडविच आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सैंडविच की बात की गई तो यहाँ पे भी सैंडविच की बात की जाएगी, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेना। इज 2:3, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल, उसने टोटल नंबर ऑफ मेल पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो फीमेल जो सैंडविच प्रेफर करती है वो कितनी है, 50,000, और उसने बोला है यहाँ पे फीमेल सैंडविच टू मेल सैंडविच का रेशो कितना है, 2:3। अगर फीमेल हमें पता है 50,000 है, 2 से 50,000 पे जाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25,000 से, इसको भी 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 75,000। तो मतलब आपको पता चल गया जो मेल सैंडविच प्रेफर कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 75,000, राइट। हमें टोटल नंबर ऑफ मेल्स बताने हैं। डोनट चार्ट में अगर मैं देखूं तो सैंडविच मतलब ग्रे ऑप्शन, ग्रे ऑप्शन में टोटल मेल का 12% मेल जो है सैंडविच प्रेफर कर रहे हैं। ये जो हमें डोनट चार्ट दिया है ना, ये टोटल मेल को दिखाता है, टोटल मेल इतने, और उसकी बाइफर्केशन आगे की गई है कि किनको पिज्जा पसंद है किनको पास्ता पसंद है। तो सैंडविच 12% लोगों को पसंद है। अगर इधर से उसने बोला कि 12% ऑफ द टोटल मेल्स को सैंडविच पसंद है, और इधर से हमने निकाला कि ये जो लोग हैं 75,000 है, तो आप क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर मैं 12% कर दूं किसका, टोटल मेल का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। इधर से हमने ये निकाला, इधर से हमने ये निकाला, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, ये आ जाएगा। इसको कट करना शुरू करो, अब इधर से ये जाएगा, किस पे जा सकता है, 4 से काट दो, 3 और 4, और इसको इधर 3 से काटो, कितना आएगा, 25,000, और 4 को उधर ले जाओ, मतलब टोटल मेल आपके पास कितने आ गए, एक मिनट, 3 और 4, यहाँ से सही काटा है क्या मैंने, 3 और 25 आएगा, सॉरी 3/25 आएगा, और 25 को आप उधर ले जाओ, तो आपके पास 25 × 25 कितना आएगा, 625। तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाता है, 6,25,000 मेल्स यहाँ पे टोटल है, और उसकी आगे बाइफर्केशन हमारे पास दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इज दैट करेक्ट, इज दैट ओके, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे उसने बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल जिन्होंने अदर फूड प्रेफर किया वो 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% से इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें बताना है कि मेल जो हैं जो अदर फूड प्रेफर कर रहे हैं आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद उनकी संख्या कितनी है, उनका नंबर कितना है। ब्रैकेट में इसने दिया है कि जिनको अदर फूड पसंद है अभी, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, वो कितने हैं, 1.5 लाख। प्रेजेंट में अदर फूड वाले कितने हैं, 1.5 लाख है।
उसने बोला है हर साल 10% से बढ़ते हैं, और उसने किसका पूछा, आफ्टर 2 ईयर्स। तो अगर बोलूं मैं कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितने बढ़ेंगे, 10%। कितने बढ़ जाएंगे, 10%। तो 1,50,000 का 10% कितना हो गया, 15,000। मतलब आफ्टर 1 ईयर आपके पास कितने आ जाएंगे मेल्स जिनको अदर फूड पसंद है, 1,65,000। 1,50,000 में 1,50,000 का 10% ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1,65,000। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, और मतलब आफ्टर 1 ईयर का मतलब क्या हो गया, 2 साल टोटल हो गया हमारे पास। यहाँ पे 1 साल ये 1 साल ये, उसने 2 साल के बाद का ही पूछा ना। आफ्टर 1 ईयर भी 10% इंक्रीज हो रहा है, किस पे, इस पे। तो 1,65,000 का 10% कितना हो गया, 16,500। यहाँ पे आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 500, 181 कितना आ जाएगा, 1,81,500 आपका आंसर आ जाएगा। पहले साल, इस साल में 1,50,000 थे, अगले साल 10% बढ़े, मतलब 1,50,000 का 10% बढ़ा, इतना आ गया। फिर उसके बाद 1 साल में और कितने बढ़े, 10% बढ़े, मतलब 1,65,000 का 10% 16,500 और बढ़ा तो कितना आ गया, 1,81,500। ये तो था एकदम बेसिक मेथड। आपको अब दूसरे तरीके से बताते हैं उसको शॉर्टकट कैसे मारते हैं इसका। आपको पता है कि प्रेजेंट में मेरे पास कुछ नंबर दिया गया है, उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% का। मतलब अगर मैं बोलूं अभी मेरे पास 100 रुपए हैं, अगले साल वो 10% इंक्रीज हो जाएगा तो कितने बन जाएंगे, 110 रुपए। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं 100 का 110% कर दूंगी तो भी 110 आएगा मेरे पास, 100 का 110% कर दूंगी तो भी 110 आएगा। मतलब किसी भी वैल्यू में अगर आप उसका परसेंटेज ऐड करते हो तो आप उसको 100 की टर्म्स में बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो कि अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कितना है, एक्स जो है हमारे पास रुपीज है, उसमें अगले साल कितना ऐड हो जाता है, 12% ऐड हो जाता है। तो 100 की टर्म्स में इसको कैसे बोलेंगे कि मेरे पास अगले साल 112% ऑफ एक्स वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 112% ऑफ एक्स। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि कम हो रहा है तो कम होने पे कैसे बोलेंगे, 100 में से माइनस कर दो, मेरे पास एक्स का 88% वैल्यू बचेगी। ये चीज समझ में आई। अब 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेजेंट का 110% हो रहा है, समझ में आई। प्रेजेंट का 110% करा तो 1 साल बाद की वैल्यू पता चली, उसके अगले साल भी 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 110% होगा। इस वैल्यू का 110% करेंगे तो अगले साल का आ जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग आफ्टर 2 ईयर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास कितने थे, 1,50,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, 1,500 इंटू 11 तो इसको कैसे करोगे, 165, फिर 165 इंटू 11 165 कितना आ जाएगा, समझ में आया। तो इसको हम लोग ऐसे इसका शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल हु प्रेफर्ड इडली इंक्रीजेज बाय 5% पर एनम। जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था वैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिनको इडली पसंद है, मतलब कौन सी फीमेल, येलो वाली। येलो वाली 24% ऑफ द टोटल फीमेल जो थी, उसमें 5% की बढ़ोतरी हो जाती है अगले साल में। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर्ड इडली इन फीमेल। यहाँ पे इसको एडिट करके लिखो, ये फीमेल पूछ रहा है। व्हाट नंबर ऑफ फीमेल प्रेफर्ड इडली 2 ईयर्स अगो, मतलब 2 साल पहले। कब, 2 ईयर्स अगो। गिवन दैट द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर्ड इडली एज ऑफ नाउ इज 2.5 लाख। प्रेजेंट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2,50,000। और उसने बोला है हर साल जिनको इडली पसंद है, जिन फीमेल्स को इडली पसंद है, वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 5% से इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गई। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 2 साल पहले की, किसकी, 2 ईयर्स अगो की, ये वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, अगर मैं बोलूं 2 ईयर्स अगो मेरे पास कुछ वैल्यू थी, उसमें मैंने 5% का इंक्रीज किया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया
10% का इंक्रीज किया मतलब कितना किया, 110% किया, तो 5% का इंक्रीज करूंगी तो कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। एक साल बाद पहुंच गए, प्रेजेंट में पहुंचने के लिए एक साल और लगाना पड़ेगा, अगले साल भी 5% का इंक्रीज हुआ तो कितना आ गया, 105% आ गया। और ये किसके बराबर है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है, जो कि हमारी कितनी है, 2,50,000। दोबारा से बताती हूँ, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई फिर आप उस चीज से कनेक्ट कर पाओगे। आफ्टर 2 ईयर्स हमने कैसे निकाला था, प्रेजेंट में इसको मल्टीप्लाई करके, कि पहले हमने प्रेजेंट का 10% किया मतलब 110% किया, फिर हमने इस पूरी वैल्यू का 110% किया, हमारे पास आफ्टर 2 ईयर्स का आ गया। लेकिन अगर हमें ये चीज पता है, ये वाली चीज पता है और ये वाली चीज निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से निकालेंगे ना, कि हम लोग बिफोर 2 ईयर्स का हमें पता है, उसमें हम लोग परसेंटेज ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास प्रेजेंट का आ जाएगा, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स का आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से बोलो कि उसने हमें यहाँ पे आफ्टर 2 ईयर्स की वैल्यू दी है और उसने हमें किसकी वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट की वैल्यू पूछी है। अगर मैं आपको पिछले क्वेश्चन से इसको रिलेट करके बताऊं, आफ्टर 2 ईयर्स अगर हमें जाना है प्रेजेंट से, तो पहले आप एक साल में 5% का इंक्रीज करोगे, 105%, फिर इस पूरी वैल्यू पे आप 5% का इंक्रीज करोगे, मतलब 105%। अब आ गया समझ में, तो इसको मान लेते हैं x, 105% मतलब 21/20, 5 से काट दो ना इसको, कितना आ जाएगा, 2,50,000। x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 2,50,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई ये 20 इंटू 20, 400 में इधर ले गई, 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 441। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना ही पड़ेगा, 441 को इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4 4 5 20 होता है, 4 6 24 होता है, लेकिन ये 6 से ऊपर की वैल्यू जाएगी मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 5 आएगा, तो 441 इंटू 5 कितना होता है, 2205 होता है, और यहाँ पे कितना था 2500, तो इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, 92950। अब आपको देखना है 441 से 295 पे जाना है, मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 441 को 6 से करते हो तो कितना आएगा, 422646 आएगा, कितना आएगा, 2646 आएगा। यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक और 0 ले लो। 441 से 3040 पे जाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से करके देखें, 4 7 सर कितना होता है 28, 7 से करके देख लेते हैं, 7 8 2 30 87, तो 3087 इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर हमें अप्रोक्सीमेट भी जाना है तो हम लोग 7 से ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं जा सकते, डेफिनेट लेनी है, मतलब कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। 6 लेके भी क्या आएगा हमारे पास, 2646 माइनस करोगे कितना आएगा, 9 294 394, कितना आ जाएगा 394। 441 से 394 मतलब डेफिनेटली 9 के करीब जाएगा, तो आप इससे आगे मत लो, इंटू क्या कर दो, 400 कर दो, 56 इंटू 4, या मैं बोलूँ 57 इंटू 4 आपके पास कितना होता है, 228 होता है। अप्रोक्सीमेट भी देखो, 57 इंटू 4 आपके पास क्या होता है, 220 मतलब डेफिनेटली 228 के अराउंड आंसर आना चाहिए, मतलब उससे कम ही आएगा, क्योंकि हमने इसको 566 को 570 ले लिया, तो उससे कम ही आएगा ना, हमने ज्यादा एज्यूम किया, मतलब 228 से हल्का सा आंसर कम आएगा। तो ऊपर देख लो आप, 228 से आपका हल्का सा आंसर कौन सा कम आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई, तो ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इज कितना है, 12 लाख है, एंड द रेशियो ऑफ मेल हु प्रेफर्ड पास्ता टू दैट ऑफ फीमेल हु प्रेफर्ड पास्ता, कर लो यहाँ पे, जिनको पास्ता पसंद था, इस 3/3 रेशियो 5, तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल बतानी है अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले देखो, टोटल मेल हमें पता है कितने, 12 लाख। हु प्रेफर्ड पास्ता बताना है पहले, मेल में पास्ता किनको पसंद है, ऑरेंज वालों को, मतलब 26% को, तो 12 लाख का 26% कौन आ जाएगा, मेल जिनको पास्ता पसंद है, राइट। अब उसने बोला था मेल जिनको पास्ता पसंद है और फीमेल जिनको पास्ता पसंद है उनका रेशो कितना था, 3/5। मेल जिनको पास्ता पसंद है, फीमेल जिनको पास्ता पसंद है, उनका रेशो कितना है, 3/5। या मैं ऐसे बोलूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसको अभी सॉल्व मत करो। यहाँ पे 12 लाख का 26% डिवाइडेड बाय फीमेल जिनको पास्ता पसंद है इक्वल्स टू 3/5। कर सकते हो, इसको यहाँ से काट दो, ये 3 से कट सकता है 4000। 26 इंटू 4000। अब फीमेल पास्ता निकालना तो आप क्या करोगे, उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 4000 कितना हो जाएगा 20,000, इंटू 26 कितना हो जाएगा 5,20,000। फीमेल जिनको पास्ता पसंद है वो कितनी आ गई 5,20,000 आ गई। समझ में आ गया। अब हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल बताना है। इस डोनट चार्ट में हमें पता है कि जिनको पास्ता पसंद था फीमेल को वो कितनी है 30% है। अगर मैं टोटल फीमेल का 30% कर दूंगी तो मेरे पास वो फीमेल आ जाएंगी जिनको पास्ता पसंद है। और इधर से मैंने निकाला कि 5,20,000 ऐसी फीमेल्स थी जिनको पास्ता पसंद है। तो क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई। इसको 3 से काटने की कोशिश करो, 1 कितना आ जाएगा 7, 1/7 समथिंग आएगा। तो पूरा मत सॉल्व करो, ऑप्शन से देख लो, एक यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1/7 के करीब आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना नेसेसरी नहीं होता, क्वेश्चन की राइट अप्रोच आनी चाहिए आपको, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना आना चाहिए, तो वो ऐसे ही होता है जैसे कि हमने रियल टाइम एग्जाम में किया था। आप लोग में से काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि मैम आप जो है काफी तेज तेज कर रहे हो, आपने वीडियो को 1.5x पे कर रखा है, बट ऐसा नहीं है। जब भी मैं अपना पेपर करती थी तो मैं इसी स्पीड से ही सॉल्व करती थी। आई एम गिविंग यू दिस अश्योरिटी कि मैं उसी स्पीड से सॉल्व करती थी जिस स्पीड से मैंने आपको दिखाया है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, मेरा मेन मोटिव ये था कि आपकी क्वेश्चन की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, और शायद मैंने आपको वो कन्वे करा मेरी वीडियो के थ्रू, राइट। आगे देखते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल आर 8,59,000 एंड टोटल नंबर ऑफ मेल आर 7,86,000, तो हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ फीमेल हु प्रेफर्ड डोसा एंड दैट टू द नंबर ऑफ फीमेल हु प्रेफर्ड पास्ता, मेल हु प्रेफर्ड पास्ता, फीमेल डोसा मेल पास्ता का रेशो बताना है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 8,59,000, और यहाँ पे डोसा कितनों को पसंद है, डोसा मतलब ब्लू 22% को, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 8,59,000 का 22% हमारे पास ये फीमेल आ जाएंगी। इधर से मेल देखो तो कितने थे 7,86,000, और इसमें पास्ता किनको पसंद है, पास्ता मतलब ऑरेंज वाले 26% को पसंद है। तो 7,86,000 का अगर मैं 26% कर दूंगी तो मेरे पास मेल आ जाएंगे जिनको पास्ता पसंद है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 100 से 100 हटा दो यहाँ से। एक चीज गौर करने वाली क्या है, यहाँ पे आपके पास आंसर कितनी डिजिट्स में है 5 डिजिट्स में है, कितनी डिजिट्स में है 5 डिजिट्स में है। तो आपको अपना आंसर जो यहाँ से आप काटते हो इस आंसर को, मतलब सिंप्लीफाई करते हो, उसको भी आपको उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मतलब 5 डिजिट्स आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं आपको देखूँ तो इसको काट दो, कितनी बच रही है 1 2 3 4 5 6, मतलब अभी एक बार हम इसको और काट सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये 0 काट देती हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल 859 इंटू मैं 22 करती हूँ, रेशो 786 में 26 करती हूँ, तो भी हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आई डोंट थिंक कि इसके अलावा किसी से कटेगा, राइट। अगर मैं थोड़ा सा भी अंदाजा लगाऊं यहाँ से, तो 85 इंटू 11 आपके पास कितना होता है 90 के अराउंड, 900 के अराउंड बन जाएगा। 85 कितना होता है आपके पास 935 होता है। यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, और ये किसी से कट भी नहीं सकता अभी। तो दैट मीन्स आपको डेफिनेटली ये जो है 0 यहाँ से रिमूव नहीं करनी और इसको नहीं काटना। तो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन होगी किसी और तरीके से होगी। इसको 5 से काट के देख सकते हो आप। अगर आपको किसी भी डिजिट को 5 से काटना होता है, मतलब सिंप्लीफाई करना होता है, तो आप क्या करते हो, इस डिजिट को डबल करते हो और 0 हटा देते हो। 8117, इसको डबल कर दो 0 हटा दो 275 1572 आ गया। अब 1718 इंटू 22 कर लो और 1572 इंटू 26। ओवरऑल आइडिया लेते हैं कि हमारा आंसर निकल सकता है या फिर नहीं निकल सकता। 17 इंटू 22 कितना होता है 34 374 के अराउंड, और ये कितना होता है 15 इंटू 26, मतलब हमारे पास 15 2 जार 30
और 15 6 जार कितना होता है 90, तो मतलब ये 4000 के अराउंड पहुंच जाना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, एक डी ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आपके 37 और 40 के अराउंड आंसर जा रहा है। तो हम लोग इसका प्रॉपर आंसर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कितना आ जाएगा 1718 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 36 34 और ये हो जाएगा 34 36। ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, 34 36 34 36 कितना हो जाएगा 6977 37796। डेफिनेटली ये वाला आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमें पूरा चेक करना है। 1572 इंटू 26 करना है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 3144 20 से किया, अब कर दो 6 से, 12 1 42 3 4 और 6 5 34 9 कितना हो जाएगा 27804087 ये आपका आंसर यहाँ से निकल गया। तो आपको इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना था कि आप लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करते हो, बिकॉज अगर आप ये डिजिट इसकी यहाँ से 0 हटा के करते हैं ना, तो आप डेफिनेटली आंसर नन ऑफ दीज लगा के आते हैं। तो आपको अपनी सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ी सी इस तरीके से चेक करनी है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको और किस टाइप के टॉपिक्स चाहिए अपने सेशंस के लिए। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी उतनी मैं करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा कॉपरेशन भी रखिए और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।